नमस्कार। इंडिया वॉइस के साथ मैं हूं मनोज बिसारिया। पाकिस्तान में क्या एक और विभाजन होगा? क्या बांग्लादेश के बाद बलूचिस्तान भी अब अलग होगा? और क्या निकट भविष्य में बिखर जाएगा पाकिस्तान? क्योंकि 11 अगस्त को बलूचिस्तान अपनी आज़ादी की 79वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। पाकिस्तान के 4 प्रांत हैं: पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। इसके क्षेत्रफल का लगभग 44%, लेकिन आबादी है मात्र 1.5 करोड़। पाकिस्तान ने हमेशा बलूच लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है। बलूच पाकिस्तान के कब्जे से आज़ाद होना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पाकिस्तान ने धोखा देकर उनके देश पर कब्जा किया था। इसलिए 11 अगस्त को बलूचिस्तान के बलूच राष्ट्रवादियों ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने और पाकिस्तान से पूरी तरह से आज़ाद होने की घोषणा की है। अब 11 अगस्त को ही बलूचिस्तान अपनी आज़ादी क्यों मना रहा है? इसके पीछे 11 अगस्त 1947 का वो दिन है जब बलूचिस्तान की सबसे बड़ी रियासत कलात ने ब्रिटिश भारत के विभाजन से पहले अपनी आज़ादी की घोषणा की थी। 11 अगस्त 1947 को कलात के खान मीर अहमद यार खान ने कलात को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया था। ब्रिटिश अधिकारियों ने कलात के अलग संधि संबंधों को मान्यता दी थी और यह रियासत शुरू में भारत और पाकिस्तान दोनों से बाहर रही थी। बलूचिस्तान में कलात के अलावा 3 और बड़ी रियासतें थीं: मकरान, लासबेला और खारन। अब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनने के बाद कलात को लेकर पाकिस्तान ने अपनी नापाक कोशिशें शुरू कर दी, क्योंकि पाकिस्तान को लगता था कि बलूचिस्तान उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम बलूचिस्तान की खासियत की बात करें तो बलूचिस्तान में रेगिस्तान है, पहाड़ हैं, समुद्र हैं, या प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं। इसके अलावा इसकी सीमा ईरान और अफगानिस्तान से मिलती है। ग्वादर पोर्ट भी यहाँ है। चीन पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा भी यही है। और भी कई खास बातें हैं जो बलूचिस्तान को सबसे अलग दिखाती है। खैर, बात इतिहास की करते हैं तो उस समय कलात के खान अपनी आज़ादी बनाए रखना चाहते थे, लेकिन बलूचिस्तान की बाकी 3 रियासतें पाकिस्तान में शामिल हो गईं। उस समय भारत का समर्थन लेने की भी कोशिशें हुई, लेकिन बात आगे न बढ़ सकी। मार्च 1948 के अंत में पाकिस्तानी सेना कलात में दाखिल हुई और 27-28 मार्च में 1948 था, कलात के खान ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इससे कलात औपचारिक रूप से पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। अब पाकिस्तान कहता है कि यह विलय कानूनी रूप से हुआ, लेकिन बलूच राष्ट्रवादी संगठन कहते हैं कि यह विलय सैन्य दबाव में हुआ था और हम इसे नहीं मानेंगे। 11 अगस्त को बलूचिस्तान अपनी आज़ादी की 79वीं जयंती मनाएगा। आज हम बात करेंगे बलूचों पर जुल्म की और क्यों नहीं पाकिस्तान से के चंगुल से निकल पा रहा बलूचिस्तान। हमारे साथ आज इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार कुमार अमिताभ और राजनीतिक विश्लेषक हेमंत गुप्ता। हम आपको बताना चाहते हैं कि 11 अगस्त को बलूचिस्तान ने घोषणा की है कि वो अपनी आज़ादी की 79वीं वर्षगांठ मनाएगा। पूरी दुनिया की निगाहें इस समय बलूचिस्तान पर टिकी हैं कि किस प्रकार बिना किसी समर्थन के
बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति के किस प्रकार बलूचिस्तान अपनी आज़ादी की घोषणा कर पाता है। हालांकि यह 79वां वर्षगांठ होगी आज़ादी की, इससे पहले 78 वो मना चुके हैं। अब देखना ये है कि कल यानी 11 अगस्त को क्या होता है। आज इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार कुमार अमिताभ और राजनीतिक विश्लेषक हेमंत गुप्ता। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। कुमार अमिताभ, पहले मैं आप ही से जानना चाहता हूं, बलूचिस्तान में 11 अगस्त को आज़ादी मनाने की घोषणा के पीछे क्या स्थानीय असंतोष माना जाए या इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी है? जी मुझसे पूछा आपने सर? जी जी नहीं, पाकिस्तान की जो स्थितियां हैं, जी बलूचिस्तान काफी समय से उबल रहा है। आप कह सकते हैं कि शुरुआत से बलूचिस्तान में विरोध था, विद्रोह था। वो पाकिस्तान के साथ मिलना नहीं चाहते थे। आपने तो बताया अभी किस तरीके से वो चाहते थे स्वतंत्र रहना, वो किसी देश में मिलना नहीं चाहते थे। लेकिन लगातार जो परिस्थितियां पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में पैदा की, जो एक तरह से शोषण की परिस्थितियां थी, बलोच हमेशा इस बात को महसूस करते रहे कि पाकिस्तान में केवल जो पंजाब है, पूरा पाकिस्तान खुद को पंजाब ही समझता है जी, और बाकी सारे जो उनके प्रदेश हैं, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, केपी के खैबर पख्तूनख्वा आपने बताया, और पीओके है ही। आप देखिए कि हर जगह जो है असंतोष की आग सुलग रही है लगातार और जबरदस्ती दबाने की कोशिशें हो रही हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पिछले 1-1.5 महीने से आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान की खबरें बाहर नहीं आ रही हैं, जी कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इस पे चुप है। इसमें कहीं ना कहीं एक मिलीभगत सी नजर आती है, जो पाकिस्तान को अपना चंपू समझते हैं और उसे बचाए रखना चाहते हैं और वहाँ के अत्याचारों की कहानी सामने नहीं आने दे रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए हैं। और बलूचिस्तान पे क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो बलोचों ने काफी समय से खुद को आजाद करने की कोशिश की तरफ हमेशा ध्यान दिया है। लगातार वो आजादी के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल, वो कभी ये नहीं कहते कि हम अत्याचारों के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो बोलते हैं हमें आजाद होना है और वो आजादी के लिए लड़ रहे हैं। आप सबको पता है कि वो बहुत ही मिनरल रिच एरिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान उसको कब्जे में बनाए रखना चाहता है। और उसके साथ चीन का बहुत प्रेशर है वहाँ पे, क्योंकि चीन जो है वहाँ की खदानों पे भी काम कर रहा है और जो महत्वपूर्ण बंदरगाह ग्वादर है उसका जिम्मा उसके पास है, चीन के पास है। जो वो सड़क जो बना रहा है वो भी उसी रास्ते से गुजर रहा है। उसकी कोशिश ये थी कि वहां से खनिज दोहन करके वो सीधा चीन ले जाया करेगा जी। इन सब चीजों को लेकर के जो है बलोच हमेशा विद्रोह करते रहे हैं, विरोध करते रहे हैं। अब बहुत स्पष्ट हो गया है कि बलूचिस्तान के अंदर वो तो दावा कर रहे हैं 85% जी, तो कम से कम 80-82% इलाकों में तो बलोचों ने कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान वहां घुस नहीं पा रहा है। उसकी सेना, उसके सिपाही वो दूर हैं, उनसे मार खा रहे हैं लगातार। और आपको बताएं कि हर रोज दूसरे रोज वहां पे सेना के लोग मारे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। और पाकिस्तान का जो स्थानीय प्रशासन है उस पर कोई हाथ नहीं रह गया है। बलोच अपने आप संभाल रहे हैं और उन्होंने जो 15 जुलाई को अपने को आजाद घोषित किया है, यह ठीक है कि अभी दुनिया के किसी देश ने अभी उनको मान्यता नहीं दी है। सारे लोग परिस्थितियों पर नजर रखे हुए हैं। बिल्कुल, बलोचों को बहुत उम्मीद है खास करके भारत से कि भारत उनकी सहायता करेगा और मान्यता देगा। अंतर्राष्ट्रीय जो मानक है उसके हिसाब से पता है कि अगर 4-5 देश भी भारत की स्थिति पर भी चर्चा करेंगे। हेमंत गुप्ता जी, ये बताइए कि पाकिस्तान सरकार बलूचों की इस घोषणा को किस तरह देख रही है? 11 अगस्त को मनाने की उन्होंने घोषणा की है। जी हेमंत गुप्ता जी। देखिए, दरअसल क्या है, 12 और इसमें मानवाधिकार का आरोप लग रहा था। पाकिस्तान की हालत यह है कि अगर वो बलोचों की बात मानती है
तो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो कोयला खदान हुआ, तेल का जो प्रचुर भंडार है, प्राकृतिक गैस है, जो मिनरल्स है, जो पूरे पाकिस्तान की जीडीपी को तय करता है और जिस पर चाइना की नजर लगी है, अगर वो बात मानता तो पाकिस्तान की पूरी संपदा हाथ से निकल जाएगी। आप याद कीजिए 1948 में जब कलात रियासत जो थी पाकिस्तान में, जब वो विलय हुई थी, तब से बलूच इसको जबरन कब्जा मांगते हैं और उनका कहना है कि हमारे संसाधनों पर जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान कब्जा किया है, उससे न सिर्फ हमारे मानवाधिकार का हनन हो रहा है, बल्कि वो हमारे संसाधन पर कब्जा किए हैं। जिस पर मेरा अधिकार है उस पर पाकिस्तान जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। और ऊपर से दूसरी जो दुखदाई स्थिति हुई, अभी भाई साहब ने ठीक कहा जी। कि चाइना के साथ जो ग्वादर पोर्ट प्रोजेक्ट जो बनाया है, जिसको सीपैक कहते हैं, उसको लेकर के यहाँ के लोग एकदम विद्रोही हो गए और ये हालत है कि पाकिस्तानी सेना पर ये भारी पड़ रहे हैं। पूरे क्षेत्र में अलगाववादी गतिविधियां बढ़ गई है और पाकिस्तान चाहता है कि वहां जो इलेक्शन करा वो इसलिए करा कि हम वो जबरदस्ती लोगों पर शासन करें। जी। इसको लेकर के वहां के लोगों ने 85% जो एरिया है उसको कहा कि हम घोषणा करते हैं स्वतंत्र, हम बलूचिस्तान है, और अपना संविधान की घोषणा कर दी। अब पाकिस्तान की स्थिति सांप छुछुंदर वाली है, ना तो वो निगलते बन रहा ना उगलते बन रहा है। जी। तो ये स्थिति आज पाकिस्तान में उत्पन्न हो गई है। हेमंत गुप्ता जी, ये बताइए कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है बलूचिस्तान में, जी तो तमाम संस्थाएं जो हैं, जी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, वो क्या कर रही हैं? सब चुप क्यों हैं, खामोश क्यों हैं? देखिए, यही तो सबसे बड़ी बात है। आज जिस तरीके से यूएनओ का फंक्शन देख रहा कि जैसे वो फंक्शन नहीं कर रही है, वो डिफंक्ट हो गई है, वो सिर्फ कहने का नाम पर रह गई है। भारत पाकिस्तान का रिश्ता देख लीजिए, चाइना भारत का रिश्ता देख लीजिए, यूएनओ क्यों चुप रहता है? वो सिर्फ जो है सो यूरोपियन कंट्री और अमेरिका के हाथों में कठपुतली बन के रह गया है, दिखावटी संस्था बनकर रह गई है यूनाइटेड नेशन। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अब कुमार अमिताभ, ये बताइए, ये जो कदम है, आज़ादी की घोषणा की है बलोचों ने, यह पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति और स्थिरता को क्या प्रभावित करेगा? क्या लगता है आपको? बहुत बहुत भयानक असर डालेगा। मुझे लगता है कल वो स्वतंत्रता दिवस तो मनाएंगे ही, वो मानेंगे नहीं उसमें। और मैं पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में बंटता हुआ देख रहा हूँ इसके साथ। जी। बलूचिस्तान आज़ाद हुआ तो सिंध में भी आग सुलग जाएगी, हालांकि सिंधी बहुत शांत हैं उस लिहाज से, लेकिन सिंध में आग सुलगेगी। खैबर पख्तूनख्वा आपने कहा ही। और जो आज़ाद पाकिस्तान जिसको वो लोग आज़ाद कश्मीर जिसको वो बोलते हैं, वो तो भारत में मिलने को तत्पर हो रहा है। वहाँ से आवाज़ें उठने लगी हैं इस तरीके से। भारत चुपचाप अनावश्यक सीधे हाथ डालने के बजाय देख रहा है कि चीज़ें अपने आप टूटे बिखरें तो फिर हम आगे बढ़ें। तो पाकिस्तान 4 टुकड़ों में होने जा रहा है, ये मुझे नज़र आ रहा है। कल की घटनाक्रम में पता चलेगा कि पाकिस्तान क्या उनको आज़ादी का दिन मनाने से रोक पाएगा या नहीं। हालांकि वहाँ एक तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है, वहाँ से खबरें मुश्किल से बाहर आ रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है तो कुछ ना कुछ चीज़ें बाहर निकल कर आ कोई ही बड़ा जाती हैं। बयान किसी भी नेता ने अभी तक नहीं दिया है पाकिस्तान में। ये भी सेंसरशिप है एक तरह की। जी 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 कुमार अमिताभ, किसी भी नेता क्या ने कोई पूछा बड़ा आपने बयान सर? नहीं दिया है पाकिस्तान के। पाकिस्तान अभी बहुत, तो मुझे लगता है कि दहशत में है, सदमे में है, और वो ऑब्जर्व कर रहा है कल किस तरीके से वो रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा। और बड़ी चुपचाप, मतलब वो देख रहा है, मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। हो सकता है कि कल पाकिस्तानी सेना वहाँ पे कुछ अत्याचार भी करे, लोगों को रोकने की कोशिश करे, कुछ ऐसा जो उनके जो जनरल मुनीर हैं वो शायद कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो। लेकिन जिस तरीके से अभी उनको लगातार चोट पड़ रही है और पाकिस्तानी सेना अंदर घुसने से रुक रही है, जा नहीं रही है, अंदर जाने से हिम्मत नहीं कर रही है, पीओके में भी उनको मार पड़ रही है, उस लिहाज से मुझे लगता है कि कल का दिन बड़ा ही मतलब महत्वपूर्ण दिन है बलूचिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। क्योंकि कल अगर बलोच पूरे जोशो खरोश में स्वतंत्रता दिवस मना लेते हैं जी। तो सारी दुनिया को एक संदेश जाएगा कि अब पाकिस्तान की पकड़ बलूचिस्तान से खत्म हो चुकी है।
और ये संदेश तो आ ही गया है कि चीन ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। जी। वो वहां पे अपने नागरिकों की हत्या और नहीं चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। तो कुछ ना कुछ तो कल देखने को हमें मिलेगा, हमें नजर बनाए रखनी पड़ेगी कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। अच्छा हेमंत गुप्ता जी, ये बताइए कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी क्या राय है इस मुद्दे पर? वो क्या सोच रखते हैं? क्या उनको लगता है कि बलूचों को आज़ादी दे देनी चाहिए, या यहाँ पर वो अपनी सरकार के साथ हैं? देखिए, ये उनका अंदरूनी मामला है और इसमें स्थिति ये है कि पाकिस्तान पूरी तरह से घबराया हुआ है। अब उसको देखिए, आज़ादी तो मिल जाएगी, ये जी। बात पक्की समझ लीजिए। और जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे, जो स्थिति पाकिस्तान की है वो उसके टुकड़े टुकड़े होना निश्चित है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। अब देखिए, औपनिवेशिक निवेश और शोषण की बात आप जब करेंगे तो इस्लामाबाद से इसको एकदम कहीं से कोई मदद नहीं मिलती है। भारत फिलहाल बलूचिस्तान की आजादी का समर्थन नहीं करेगा, वेट एंड वॉच की स्थिति में वो रहेगा हमेशा। क्योंकि देखिए, भारत इजराइल अफगानिस्तान फिलहाल बलूचिस्तान को आजाद के रूप में मान्यता जैसा कोई कदम इसलिए नहीं उठाएगा जी। क्योंकि भारत अपनी कूटनीतिक क्षमता का इस्तेमाल वैश्विक मंचों पर बलूचियों के मानवाधिकार का मुद्दा उठाता रहा है। और इस बात पर अंतर्राष्ट्रीय एक आम राय तो बनना ही चाहिए। हमको लगता है कि 11 अगस्त को बलूच अपने घरों पर, बाजारों पर, दुकानों पर, शैक्षणिक संस्थानों पर, सार्वजनिक स्थलों पर स्वतंत्र रूप से बलूचिस्तान का झंडा फहराएंगे। इस दिन को राष्ट्रीय एकता के रूप में वो मनाएंगे। और इस बात को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान सरकार सीधा आधिकारिक बयान देने से बच रही है, ताकि अलगाववादी दावों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुल न मिले। इस घटना को वैश्विक मंच पर बलूच मानवाधिकार संस्थानों का दोहन और अलगाववादी संघर्ष बहुत तेज हो गई है। और ये जैसे संघर्ष तेज हुई, चीन की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में संघर्ष का सीधा असर चीन पाकिस्तान के आर्थिक गलियारे पर पड़ेगा, सीपैक पर। और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ग्वादर जो बंदरगाह पर पड़ रहा है, वो बलूच विरोधियों द्वारा लगातार चीनी परियोजनाओं को निशाना बना रहे हैं। यदि बलूचिस्तान में आंतरिक संघर्ष गहराया तो चीन का अरबों डॉलर का निवेश खतरे में पड़ जाएगा। और बीजिंग के लिए यह स्थिति गले की हड्डी बन गई, क्योंकि उसकी क्षेत्रीय आधिपत्य जो महत्वाकांक्षा उसका, वो इसी गलियारे से जुड़ी हुई है। एक समय की कमी है, आखिरी सवाल आप दोनों से चाहूँगा कि भारत की भूमिका इसमें क्या होनी चाहिए? कुमार अमिताभ जी, आपसे। देखिए, मुझे तो लगता है कि भारत को तत्काल जो है बलूचिस्तान में जो मानवाधिकार हनन हो रहा है उसके मामले को लेकर के बहुत तेजी से अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है मामले को उठाना चाहिए। और मेरे से ये भी लगता है कि टीम भेज करके बाकायदा बलोचों के मानवाधिकार के लिए अलग अलग देशों के बीच संपर्क करके उनको साथ लाने की कोशिश करनी चाहिए जी। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि बाकायदा इजराइल से और अफगानिस्तान के साथ मिल करके इनको मान्यता दे देनी चाहिए। मैं बहुत स्पष्ट हूँ इस मामले में, क्योंकि विदेशी संबंधों में इस बात की चिंता करना कि पाकिस्तान क्या हेमंत कहेगा, गुप्ता जी, अमेरिका आप क्या कहेंगे? भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए? जी, मुझसे पूछ रहे हैं? जी हेमंत जी, आपसे पूछ रहा हूँ। जी, भारत की भूमिका होनी चाहिए कि वो इसकी आज़ादी के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय मंत्र पर ले जाए। और जिस तरीके से पाकिस्तान भारत को हराश कर रहा है और वो चाहता है कि जनमत कराया जाए, तो भारत भी चाहेगा कि उसको जनमत के द्वारा पाकिस्तान से अलग करे। बहुत अच्छी बात कही आपने। हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए कुमार अमिताभ जी आपका भी और हेमंत गुप्ता जी आपका भी, दोनों का आभार, धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या संयुक्त राष्ट्र द्वारा बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को अभी कोई मान्यता नहीं दी गई है। दुनिया भर में से पाकिस्तान का ही हिस्सा माना जाता है, लेकिन देखना होगा कि क्या भविष्य में बलूच सही मायनों में आज़ाद देश बना पाएंगे, क्या फिर टूटेगा पाकिस्तान? आज की इस चर्चा में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ, फिर मिलेंगे। नमस्कार।